नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर हंसराज मारवा अब यहाँ पर आयशा मारवा के उस क्लोन को यहाँ पर पेरिस में लेकर आ जाते हैं। पेरिस में लाने के बाद अब हंसराज वहाँ पर उस बुड्ढे से कहते हैं अब लेके आओ उसे, मुझे अपने बहुत सारे सवालों के उससे जवाब जानने हैं कि आखिर मैं उसका खुद का बेटा भी था या नहीं, आखिर क्यों उसने उस आयशा की शादी मुझसे करवाने का प्लान किया था। हंसराज की इस बातों को सुनकर वो बुढ़ा भी अपनी बंदूक को हंसराज के सिर पर लगाता है और कहता है कि तुम्हारे बाप का निशाना चूक सकता है लेकिन मेरा नहीं। इधर ये सब बातें हो ही रही थी। अब वो यही कहता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मेरी जब आंखें खुली थी तो मनाली के मैं लाइफ केयर हॉस्पिटल में था। अब इस बात पर अब यशवंत मल्होत्रा उसे कहते हैं इसके लिए तो हमें सर जी को थैंक यू बोलना चाहिए। इधर ये सब बातें हो रही थी तो वही राजमहल के अंदर आयशा मारवा का मन भी बहुत ही घबरा रहा था। आयशा मारवा के दिल में एक बेचैनी हो रही थी कि पता नहीं क्यों, लेकिन उसे अब लग रहा था जैसे ही कुछ गलत होने वाला है। जहां पर एक तरफ आयशा मारवा के चेहरे पर परेशानी थी तो वहीं अब तक धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया ये दोनों ही अभी बूढ़े किंग के उस पुराने पैलेस में आ गए थे। अपनी गाड़ी से उतरने के बाद जब वो दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं तो अब धनंजय पीरामल करण गुलेरिया से कहते हैं चलो करण अंदर चलते हैं। वैसे तुम जानते हो सालों पहले किंग मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग देते थे, तो वहीं इस पैलेस के अंदर एक लैब बना हुआ था जिसके अंदर स्वाति नए नए एक्सपेरिमेंट भी किया करती थी, क्योंकि यही वो पैलेस है जहाँ पे मैंने और स्वाति दोनों ने ही अपने अपने काम में महारत हासिल की थी। इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं लगता है कि स्वाति का ज़्यादातर वक्त तो यहीं बीत जाता होगा। अगर यहाँ पर एक लैब थी तो इसे एक दूसरे से ऐसे बातें करते हुए जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो वो किसी खंडर से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि ये पहले सच में देखने में एक खंडर ही था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि काफ़ी वक्त से इसे मेंटेन नहीं किया गया है, इसको काफ़ी वक्त से ऐसे ही छोड़ा गया है। इधर धनंजय पीरामल अब एक एक करके अब करण गुलेरिया को बीती पुरानी बातें बताने लगते हैं कि कैसे यहाँ पर कैसे क्या क्या होता था, स्वाति कैसे अपना काम करती थी, मैं कैसे करता था, यहाँ पर कौन सी जगह पर क्या होता था, हर एक चीज़ वो उस महल से रिलेटेड उस पैलेस से रिलेटेड उन्हें दिखाते हैं। और अब वो दोनों अब अंदर आ जाते हैं तो अब करण गुलेरिया धनंजय से कहते हैं ये तो कोई पुरानी हवेली लग रही है यार। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आखिर हम यहाँ पर आए क्यों हैं। जब यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है तो तुम क्यों आए हो यहाँ पर और साथ में मुझे भी लेकर आए, और हमें यहाँ पर क्या ही मिलेगा। करण गुलेरिया की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं शायद तुम्हारे मन में जो सवाल है शायद उसका जवाब हमें यहाँ पर मिल सकता है। एक दूसरे से बातें करते हुए ही वो दोनों अभी अपने कदमों को आगे बढ़ाते जा रहे थे। करण गुलेरिया अब आगे बढ़ते हुए अब धनंजय पीरामल से फिर से कहते हैं क्या तुम कभी यहाँ पर अंदर आए थे। अब करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं मैं अंदर तो आया था, लेकिन हाँ मैं बहुत ही कम बार अंदर आया था, लेकिन हाँ वो सेकंड फ्लोर पर एक रूम वहाँ पर स्वाति को अलॉट किया गया था। जब स्वाति यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए आई थी तो स्वाति को अपना एक अलग से रूम अलॉट हुआ था। अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं क्या सच में स्वाति उस सेकंड फ्लोर पर रहती थी। यार मैं अगर स्वाति उस रूम में रहती थी तो मैं एक बार बस उस रूम को देखना चाहता हूँ। मैं उस रूम में एक बार स्वाति के एहसास को तो महसूस करना चाहता हूँ। करण ने अब अपने दिल की फरमाइश अब धनंजय को बता दी थी। अब करण की इस बात को सुनकर अब धनंजय भी कहता है कि ठीक है, लेकिन
अगर तुम यही चाहते हो तो फिर ठीक है। ये कहते हुए ही अब वो धनंजय कहता है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ पर अब ऐसा कुछ भी मिलेगा। तुम तो स्वाति के बिहेवियर से अच्छी तरह से वाकिफ थे ना, क्योंकि स्वाति अपने पीछे कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ती थी। वो कोई इमोशनल इंसान तो नहीं थी ना करण, और ना ही वो बाकी लोगों की तरह किसी याद को खुद के पास निशानी के रूप में रखती थी। ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया ने कहा कि स्वाति के इस नेचर से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ यार। वो क्या है ना कि 6 साल पहले जब मैं लंदन गया था तब मुझे पता चला था कि इंडिया में खुद की मौत की खबर फैलाने के बाद वो स्वाति लंदन चली गई थी। जब स्वाति लंदन गई थी तो वो रेखा मूर्ति के नाम से वहाँ पर रह रही थी, और उसने ही जो एंटिटी कंपनी आज सब लोग जानते हैं, उस एंटिटी कंपनी को एस्टेब्लिश भी स्वाति मल्होत्रा ने ही किया था। और पता है, इतना ही नहीं, मुझे तो एक वक्त पर यह शक भी हुआ था कि रेखा मूर्ति ही स्वाति है। अब करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल एक पल के लिए तो हैरान होते हैं, लेकिन अब वो करण से कहते हैं ये गलत है करण, तुम खुद जानते हो कि रेखा मूर्ति जिसका रियल नाम अनीता था, वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का ही शिकार हुई थी। स्वाति ने उसे बचाया था और उसे सिर्फ एक नया नाम ही नहीं बल्कि उसे एक नई जिंदगी भी स्वाति मल्होत्रा ने ही दी थी। ये सारी बातें तो हमें पहले से ही पता थी ना। उस वक्त स्वाति ने किसी बच्चे को भी बचाया था। क्या नाम था उसका, मुझे अब बस उसका नाम याद नहीं है। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं उस वक्त जब ह्यूमन एक्सपेरिमेंट को जो लोग झेल रहे थे उसमें से सिर्फ 5 लोग ही थे जिन्होंने पावर ड्रग के साइड इफेक्ट को झेल लिया था, जिसमें एक शक्तिशाली गैंडा था जो कि अब तक मर चुका है, और साथ ही लव, उसकी भी मौत भी उसी वक्त हो गई थी। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि लव की मौत की क्या वजह है, और शक्तिशाली गैंडा, अरे वो कैसे मरा। देखो करण, हमारा जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इन सभी से हम 15-16 साल पहले ही मिल चुके थे। इनफैक्ट लव ने तो हमारी मदद भी की थी। अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं भाई ये तू क्या कह रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। कई बार तू ऐसी बातें कह देता है, मुझे तो यकीन भी नहीं होता कि क्या सच में ये सब मेरे साथ हुआ भी है या नहीं। मैं अब तुझे फिर भी यही कहूँगा कि मुझे कुछ याद ही नहीं है, और मैं तो लव से कभी, अगर सच बताऊँ तो अपनी याद में कभी लव से मिला भी नहीं हूँ। मैंने बस उसका नाम सुना है क्योंकि जब तक मैं लंदन वापस पहुँचा था तब तक तो लव की मौत भी हो चुकी थी। करण गुलेरिया की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं लगता है कि सच में अब वक्त आ गया है कि अब तुम्हें सब कुछ याद आ जाए, क्योंकि अब तुम्हारा पिछली बातों को याद आ जाना बहुत ही जरूरी है। वरना अगर मैं तुम्हें एक एक बात अब यहाँ पर याद दिलाने में लगा तो ये जन्म कम पड़ जाएगा करण, क्योंकि ऐसी ना जाने कितनी ही ऐसी बातें हैं जो तुम भूल चुके हो। और मैं जितनी तुमसे कोई भी बात कर रहा हूँ हर एक बात पर तुम यही कह रहे हो कि तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें याद नहीं है। धनंजय की बातों को सुनकर अब करण गुलेरिया भी कहते हैं लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है। अब जो चीज़ मुझे याद नहीं है तो मैं अब क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि बस एक तुम ही ऐसे हो जो कह रहे हो कि मुझे याद नहीं है, अदरवाइज मुझे मेरे जीवन की सारी ही चीज़ें याद हैं। करण की इन बातों को सुनकर अब धनंजय कहते हैं मैं भी बस यही प्रे करता हूँ कि बस अब जल्द से जल्द तुम्हें तुम्हारी सारी ही बातें याद आ जाएं। अब तक धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया ने पूरे ही पहले इसको अच्छी तरह से देख लिया था। पूरे ही पैलेस को अच्छी तरह से देखने के बाद लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी उस पैलेस में नहीं मिला जिससे कि वो कुछ पता यहाँ पर लगा पाए या उन्हें एक छोटा सा भी कोई क्लू मिले। इधर अब धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया दोनों ही जब इन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता तो अब वो निराश होकर अब इस पैलेस से बाहर निकल कर आ जाते हैं। यहाँ धनंजय पीरामल अब अपने आसपास किसी पंछी को ढूंढने लगते हैं क्योंकि वो स्वाति तक अपना कोई मैसेज अब पहुंचाना चाहते थे, और एक पंछी ही था जिसके जरिए वो स्वाति तक अपना मैसेज भेज सकते थे। जैसे ही कुछ देर ढूंढने के बाद अब धनंजय की नज़र अब एक पंछी पर जाती है तो अब वो उस पंछी की तरफ देखने लगते हैं। धनंजय को इस तरह अपनी तरफ देखता हुआ देखकर अब वो पंछी भी धनंजय की तरफ आ जाता है और वहां पर आकर बैठ जाता है। इधर अब वो दोनों अब आपस में आई कांटेक्ट करने लगते हैं। कुछ देर तक उसे ऐसे ही देखने के बाद अब धनंजय पीरामल अब उस पंछी से कहते हैं
जाओ उसके पास और उसे बताओ अभी जो हमने किया और यहाँ आने से पहले जो हमने देखा। धनंजय पीरामल की इस बात को समझकर वो पंछी भी अब आसमान की तरफ उड़ने लगता है। यहाँ धनंजय पीरामल ने पूरा का पूरा मैसेज ही स्वाति के लिए भेज दिया था कि वो यहाँ पर आया हुआ है, और साथ के साथ वो जो उसने जब करण ने वहाँ पर अंजलि को देखा था और वहाँ पर जो भी इंसिडेंट हुआ, वहाँ जितने भी इन्फेक्टेड लोग थे, उन सभी के बारे में ही धनंजय ने उस पंछी को बताने के लिए बोल दिया था। इधर धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया अभी इतना करने के बाद वो दोनों अभी अपनी गाड़ी में आकर बैठकर अब एक गहरी सोच में थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों अपने अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हैं। कुछ सोचते हुए तभी धनंजय ने अब करण से कहा, चलो करण, अब यहाँ का तो हो गया, अब राजमहल चलते हैं। मैं सोच रहा था कि गांव में जाने से पहले एक बार बच्चों से भी मिल लेते हैं, उसके बाद पता नहीं कब बच्चों से मिला जाएगा। अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया भी कहते हैं कि हाँ, आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, और वैसे भी मैं अपनी लिटिल एंजल को बहुत ही मिस करता हूँ। इस बहाने से मैं अपनी लिटिल एंजल से भी मिल लूँगा। करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, लगता है तुम्हें आर्यन और अलेक्जेंडर से इतना प्यार नहीं है जितना प्यार तुम शायद रिया को करते हो। धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया अपने दोस्त को घूरते हुए कहते हैं, मेरे लिए तो मेरे तीनों ही बच्चे बराबर हैं, लेकिन हाँ, मैं रिया के थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज हूँ। वो क्या है ना धनंजय कि मैंने अनिका का बचपन तो नहीं देखा, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि रिया अनिका की बेटी है, हालांकि रिया से तो मैं गेमिंग वर्ल्ड के थ्रू पहले ही कनेक्ट हो गया था, उसके बाद में ही मुझे पता चला था कि वो मेरी मेरी लिटिल एंजल है। लेकिन जब से मैं रिया से मिला कि ये अनिका की बेटी है, तब से मैंने रिया के अंदर ही अनिका के बचपन को देख रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो मैंने अपनी बेटी अनिका का बचपन कभी भी नहीं देखा। अब करण यहाँ पर धनंजय को अपनी सारी ही बातें बताते हैं। अब करण की बातों पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ये क्या बात हुई, तुम तीनों बच्चों से बराबर प्यार नहीं करते हो करण, और ये तो अब तुम्हारे मुंह से भी निकल चुका है, क्योंकि हर बार तुम बस अपने लिटिल एंजल का ही नाम आगे रखते हो। तीनों बच्चों से प्यार तो मैं करता हूँ। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे सामने तीनों बच्चे एक साथ आए हैं, इसलिए ही शायद तुम ये कह सकते हो कि तुम तीनों बच्चों से बराबर प्यार करते हो, क्योंकि जब मेरे सामने तीनों बच्चे एक साथ नहीं आए थे, मेरे सामने सबसे पहले रिया आई थी। अब करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ, वो मुझे याद है, बच्चों ने मुझे बताया है कि कैसे क्या हुआ था। अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो मुझे फिर चिढ़ा क्यों रहे हो, क्योंकि अगर तुम्हें सच में ही पता है तो तुम्हें इन बातों को खुद ही समझना चाहिए ना, कि जब मैं रिया से पहले इंटरेक्ट हुआ था तो तब मैं सबसे ज़्यादा प्यार तो अब रिया से ही कर पाऊंगा ना। यहाँ पर अब ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही बातें कर रहे थे, साथ के साथ एक दूसरे को छोटी मोटी बातों पर चिढ़ा भी रहे थे, और ये ऐसे ही बातें करते करते उनका सफ़र कब खत्म हो जाता है, क्योंकि अब वो राजमहल की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों अब राजमहल पहुंचते हैं तो राजमहल में पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि सावित्री सर्वेंट को कुछ अंदर लेकर जाने के लिए कह रही थी। अपनी गाड़ी को वहां पर पार्क करने के बाद जब वो दोनों अंदर आते हैं तो अब वो सावित्री को देखकर अब सावित्री से कहते हैं कि सावित्री, ये सब क्या है। अब उनकी इस बात पर अब सावित्री कहती है, सर, ये कुछ रिया बेबी की ड्रेसेज हैं जो कि उन्होंने मंगवाया था, और ये आर्यन बाबा के लिए कुछ बुक्स थी। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अलेक्जेंडर के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें तो यहाँ पर आर्यन और रिया के लिए है, तो फिर अलेक्जेंडर की चीज़ें कहाँ है। धनंजय की इस बात पर अब सावित्री कहती है कि अलेक्जेंडर बाबा को जो चाहिए वो तो उन्हें बहुत जल्द मिल ही जाएगा। सावित्री अब धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया से बातें कर ही रही थी, तो वहीं सारे ही सर्वेंट अब रिया और आर्यन के लिए जो सामान आया था वो उसे अंदर लेकर जाने लगते हैं। तो वही अंदर अभी आयशा मारवा, बड़ी रानी और रेखा मूर्ति तीनों ही एक दूसरे से बातें कर रही थी। तो वहीं करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल अब राजमहल के अंदर आ जाते हैं। सर्वेंट से धनंजय पीरामल अब वहाँ पर कहते हैं कि ये सभी गिफ्ट्स आर्यन और रिया के रूम में लेकर
रख दो, ले जाकर रख दो यहाँ पर। ये उन्होंने कहा ही था कि तभी उन्हें आयशा मारवा ने कहा कि ये क्या बात है, कैसे नाना और दादा हैं आप दोनों। हाँ, ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया दोनों ही अभी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं कि आखिर आयशा उन्हें टोंट क्यों दे रही है। और जब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि जब करण और धनंजय एक दूसरे को देखते हैं तो धनंजय करण की तरफ अपने कंधों को उचका देता है, तो वहीं करण धनंजय की तरफ। वो यहाँ पर इसलिए अब आयशा मारवा से एक साथ ही पूछते हैं, हमने क्या किया है अब उन दोनों की ये बात सुनते ही अब आयशा मारवा ने कहा, आज बच्चों के लिए ये गिफ्ट क्यों, उनका बर्थडे आने में तो अभी बहुत सारा वक्त है ना, और अगर गिफ्ट देना ही था तो तीनों ही बच्चों को देते ना। क्योंकि यहाँ पर राजमहल में किंग के पैलेस से रिया के लिए जो ड्रेसेस आई थी और आर्यन के लिए जो बुक्स आई थी वो यहाँ पर किंग के पैलेस से आई थी। लेकिन साथ साथ जब यहाँ पर धनंजय और करण साथ में आते हैं तो अब आयशा मारवा यही सोचती है कि ये गिफ्ट्स इन दोनों ने ही बच्चों के लिए दिए हैं, इसलिए आयशा मारवा उनसे ऐसी बात कहती है। आयशा कहती है, ये ऐसे कौन करता है, सिर्फ 2 बच्चों को देने की क्या जरूरत थी, अगर तुम्हें देना था तो यहाँ पर चारों ही बच्चों को देना चाहिए था ना। अब आयशा की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया ने कहा, आयशा तुम गलत समझ रही हो, ये सब हम लेकर नहीं आए हैं, क्योंकि ये बात तो हम भी जानते हैं कि अगर हमें बच्चों को गिफ्ट देना होता तो हम चारों ही बच्चों के लिए यहाँ पर गिफ्ट लेकर आते, हम बाकी 2 को क्यों छोड़ते, हमारी और लतिका को थोड़ी ना ऐसे छोड़ सकते हैं। ये तो सावित्री लेकर आई है और पता नहीं कहाँ से लेकर आई है, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि वो किस लिए और कहाँ से और किसने उन्हें ये गिफ्ट दिए हैं। अब करण की इस बात पर अब सावित्री वहीं पर जो खड़ी थी वो कहती है, ये सभी अनिका मैडम ने भेजा है बच्चों के लिए। वो क्या है ना कि रिया बेबी ने और आर्यन बाबा ने उनसे ये सब मांगा था, इसलिए उन दोनों की डिमांड पर ही अनिका ने ही ये सब भेजा है। अब तो बच्चों की पढ़ाई भी वहाँ पर पूरी हो गई थी। जैसे ही अब टीचर बच्चों को पढ़ाकर बाहर आ जाते हैं तो अब टीचर को रोकते हुए कहते हैं कि बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, बच्चे अपनी पढ़ाई में कैसे हैं। धनंजय की इस बात को सुनकर अब वो टीचर कहते हैं कि आज मैंने उनका टेस्ट लिया था, कुछ ही देर में उनका पेपर चेक हो जाएगा, पेपर चेक करने के बाद मैं उनकी रिपोर्ट आपको सेंड कर दूंगा। अब उस टीचर की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ओके एंड थैंक यू सो मच। धनंजय पीरामल से बात करने के बाद अब वो टीचर भी अब वहाँ से चला जाता है। तो वहीं अब तक सारे ही बच्चे अभी स्टडी रूम से बाहर निकलकर अब वहाँ पर आ रहे थे। रिया ने अब जैसे ही सभी को वहाँ पर एक साथ एकत्रित देखा तो वो दौड़कर अब सबके पास आ जाती है और अब वो कहती है, क्या हुआ है, आप सभी क्या बातें कर रहे हो। ये सुनते ही आयशा मारवा ने कहा कि आपकी मम्मा ने आपके लिए कुछ भेजा है, क्या आप देखना नहीं चाहोगी। आयशा मारवा की इस बात पर अब रिया कहती है, मम्मा ने वो सारी ही ड्रेसेज मेरे लिए भिजवा दी, वाओ माय मम्मा इज बेस्ट मम्मा इन दिस होल वर्ल्ड। क्योंकि रिया ने जैसे ही ये सुना कि उसकी मम्मा ने उसे कुछ भेजा है तो रिया अब अपने आप ही समझ जाती है कि आखिर उसकी मम्मा ने उसे क्या भेजा होगा, क्योंकि अब वो खुद ही एक एस्टीमेट लगा लेती है। अब रिया की इस बात पर अब आर्यन कहता है, क्या मेरे लिए भी कुछ आया है क्या। अब आर्यन की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ बेटा, आपके लिए भी एडवांस मैथमेटिक्स की बुक्स हैं। मैंने हेड सर्वेंट से कहा है कि सारी ही चीज़ों को आप दोनों के ही रूम में लेकर जाकर रख दें। तो वो बस वहीं पर ही जा रहे हैं। हेड सर्वेंट अपने स्टाफ के साथ उन सभी चीज़ों को रिया और आर्यन के रूम में रखने के लिए चले जाते हैं। ये सब देखकर अब अलेक्जेंडर के मन में बस अब एक ही बात थी कि क्या बड़ी मुझे मिस नहीं करते हैं, वो मुझे अपने पास नहीं बुलाएंगे। ये सब सोचते हुए ही अब अलेक्जेंडर का चेहरा एकदम से ही उदास हो गया था और वो अब अपने रूम की तरफ ही जाने लगता है, क्योंकि अलेक्जेंडर ने तो बस एक ही चीज़ कही थी कि वो बस एक बार अपने बड़ी से मिलना चाहते हैं। और जब इन दोनों की ही ख्वाहिश पूरी हो गई तो अब तक अलेक्जेंडर की क्यों नहीं हुई। बस इसी बात को वो अपने मन में लगाकर अब अपना उतरे हुए चेहरे से वहाँ से जाते हैं। उसे ऐसे जाता हुआ देखकर अब धनंजय ने उसे नोटिस कर लिया था, इसलिए अब वो वहाँ पर उसे रोकते हुए कहते हैं, क्या अलेक्जेंडर अनिका से
अनिका से नाराज हो गया है। उसे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि उसकी मम्मा ने उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं भिजवाया है, तो वो उससे प्यार नहीं करती है। अब उसकी ये बात सुनकर अब आर्यन कहता है, नहीं दादू, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। वो क्या है ना कि अलेक्जेंडर अपने बड़ी को बहुत ही मिस कर रहा है, और जब हम दोनों ने अपनी ये ख्वाहिश अपनी मम्मा के सामने रखी थी तो अलेक्जेंडर ने अपनी ये ख्वाहिश रखी थी कि वो अपने बड़ी से मिलना चाहते हैं। आर्यन की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, कोई बात नहीं, जब उसके बड़ी के पास टाइम होगा तो वो उसे आकर मिल लेंगे। यहाँ पर ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी अब सावित्री ने आयशा मारवा से कहा, मैडम आपके लिए भी कुछ है, क्योंकि यहाँ पर बस रिया और आर्यन के लिए ही नहीं बल्कि आपके लिए भी कुछ आया है। और ये कहते हुए ही सावित्री अब सर्वेंट को आगे आकर उसके हाथ में जो पार्सल था वो अब उसे सर्वेंट के हाथ से लेकर अब आयशा मारवा को देने के लिए सर्वेंट को कहकर वो आयशा मारवा को देने के लिए कहती है। ये देखकर तो अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ये किसने दिया है आयशा को। अब धनंजय की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया धनंजय के कानों में अब कहते हैं, भाई आराम से, तेरे चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर तो लग रहा है कि तुझे इस पार्सल को देखकर जलन हो रही है कि आखिर ऐसा कौन शख्स पैदा हो गया जो आयशा के लिए ये पार्सल भेज रहा है। कुछ तो सोच कर बोला कर, वो तेरे बच्चे की माँ इस उम्र में उनके किसी बॉयफ्रेंड ने तो नहीं दिया होगा ना। इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि ये आयशा को किसने दिया है और इसमें है क्या। अब धनंजय की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, वैसे सावित्री इस पार्सल में क्या है, क्या तुम हमें बता सकती हो। अब करण की इस बात को सुनते ही अब आयशा मारवा ने कहा, ये मेरे लिए है और मेरी बेटी ने मेरे लिए भेजा है, तो कुछ स्पेशल ही होगा इसमें। इसे तो मैं बस अपने रूम में ले जाकर ही खोलूंगी। और ये सब कहते हुए ही अब आयशा मारवा उस पार्सल को लेकर अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं धनंजय पीरामल के दिमाग में अब एक ही बात थी कि आखिर इस पार्सल में क्या हो सकता है। अगर अनिका ने इसे भेजा है तो इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि अगर अनिका ने इसे भेजा है तो वो हमारे लिए भी तो भेज सकती थी। सावित्री यहाँ पर आयशा के लिए क्यों, ये सोचते हुए ही धनंजय पीरामल अब करण गुलेरिया को अब आंखों में कुछ इशारा करते हैं। उनकी अब आंखों में कुछ बातें चल रही थी और करण भी अब उसके इशारे को समझकर अब करण गुलेरिया भी अपने हाथ को अपने सिर पर मारते हुए कहते हैं, आर यू श्योर धनंजय। करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, 100% लेट्स गो। एक दूसरे से बातें करते हुए ही वो दोनों अब आयशा के रूम की तरफ ही जाने लगते हैं, क्योंकि अब धनंजय के दिमाग में तो कुछ न कुछ तो उल्टा ही चल रहा था। जैसे ही वो दोनों अभी कॉरिडोर में पहुंचते हैं तो अब वहां पर पहुंचने के बाद अब करण गुलेरिया कहते हैं, भाई अब हम 20-22 साल वाले तो नहीं है यार, हम दोनों ही मिडिल एज में हैं। अब करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, इसका क्या मतलब है। देखो मुझे जानना है कि आखिर उसमें क्या है, और तुम्हें मेरी मदद अब इसमें करनी ही होगी, जैसे मैंने तुम्हारी की थी। तुझे याद तो है ना कि कैसे मैंने तेरी हेल्प की थी। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, ठीक है मेरे बाप, अब चल। लेकिन हाँ, अगर आयशा ने हमें देख लिया ना तो मैं सब कुछ तेरे ऊपर ही डाल दूंगा, क्योंकि फिर उसका ब्लेम मैं अपने कंधों पर तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाला हूँ। करण की इन बातों को सुनकर अब धनंजय कहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या अब तो यहाँ से चलेगा। लेकिन हमें उससे पहले आयशा के रूम के अंदर जाना चाहिए। इस बात पर अब करण गुलेरिया फिर से कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि मैं कोई चोर हूँ यहाँ राजमहल में, क्योंकि जो काम तुम मुझसे करवा रहे हो ना, ये कोई चोरों से कम भी नहीं है। और अब तो इस काम को करते हुए सच बताऊं तो धनंजय, मुझे फीलिंग भी ऐसी ही आ रही है। अरे इस मिडिल एज में अगर कुछ भी उक चूक हो गई ना तो तुम मेरी हड्डियों को तुड़वा कर मानोगे। करण और धनंजय अब ये सब बातें करते हुए ही अब आयशा के लिए जो पार्सल आया था उसे देखने में ही लगे हुए थे। तो वहीं अब तक स्वाति और रोहित एक आइलैंड पर आ जाते हैं। स्वाति अब वहां पर रोहित मारवा से कहती है, इस ओशन में जाओ रोहित, और जाओ जो अब तक सीखा है उसकी प्रैक्टिस करो। अब स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब रोहित मारवा कहता है, ठीक है माँ। ये कहते हुए ही रोहित अब अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ा देता है। तो वहीं अब तक
स्वाति मल्होत्रा के पास अब एक पंछी आ जाता है। उसे देखकर जब स्वाति ने उसकी आंखों में देखा तो जो मैसेज उसे मिल रहा था उसे समझकर तो अब हर बीते वक्त के साथ अब स्वाति मल्होत्रा के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। स्वाति अब अपने मन में ही यही सोच रही थी कि आखिर करण और धनंजय वहां पर क्यों गए हैं, क्योंकि जो पंछी मैसेज यहाँ पर लेकर आया था ये वही पंछी था जिसे धनंजय ने भेजा था। और उस पंछी के जरिए अब स्वाति मल्होत्रा को पता चल जाता है कि वो किंग के पुराने पैलेस में गए थे। अब स्वाति यही सोचती है कि क्या उन्हें वहां पर सच में कुछ मिला है। उस पैलेस को छोड़े तो सच में काफी वक्त हो गया है। आई होप कि उन्हें वहां पर कुछ भी ना मिला हो। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि अब ये दोनों क्या करना चाहते हैं, ये किंग के बारे में क्यों जानना चाहते हैं। और अंजलि के साथ श्रेया ये दोनों कैसे उस वायरस के चपेट में आ गई। मुझे कुछ करना होगा क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। समझ में ही नहीं आता कि आखिर क्या हो सकता है उस वायरस का एंटीडोट, क्योंकि अब तक जिस वायरस के संपर्क में अब अंजलि और श्रेया आ गई थी उसके बारे में तो अब यहाँ पर स्वाति के पास भी कोई एंटीडोट नहीं था। अब वो अंजलि और श्रेया के बारे में बहुत ही परेशान हो जाती है। अब वो सोचती है कि क्या गलत कर रही हूँ मैं, क्या ऐड करना भूल गई हूँ उस एंटीडोट में, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने इसके एंटीडोट को बनाने की कोशिश तो की थी लेकिन वो अभी इसे बना नहीं पाई थी। वो अभी अब अपने एक्सपेरिमेंट में ही सोचती है कि उससे कुछ तो गलती हुई है। कुछ देर तक ऐसे ही सोचने के बाद अब स्वाति के दिमाग में अब अचानक से एक बात आती है। उस बात के एकदम से अपने माइंड में क्लिक होते ही अब वो एकदम से ही तेज आवाज लगाकर अब रोहित से कहती है, रोहित तुम यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, मैं बस अभी आती हूँ। बिना रोहित के जवाब के इंतजार के ही स्वाति मल्होत्रा अब वहाँ से चली जाती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा बस अब जल्द से जल्द उस एंटीडोट के बारे में ही कुछ करना चाहती थी। इसलिए वो रोहित को वहाँ पर छोड़कर स्वाति मल्होत्रा अब अपने चौपर में बैठकर अपनी गुफा की तरफ जाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक बूढ़े किंग के पैलेस में अनिका अब स्टैचू के साथ कंटिन्यूसली फाइट कर रही थी, क्योंकि अब अनिका को भी जल्द से जल्द अपनी फाइट को पूरा करना था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे अनिका अब स्टैचू के ऊपर हावी हो रही थी, क्योंकि आज फाइट में अनिका उस स्टैचू से हारने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर अनिका ने अब अपना एक आखिरी वार किया जिससे कि वो स्टैचू अब सीधा ही जमीन पर गिर गई। ये देखकर तो वहाँ पर अब सारे ही फाइटर्स अब अनिका के लिए क्लैप करने लगते हैं, क्योंकि सच में ये एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि उस स्टैचू को हरा पाना इतना आसान नहीं था। आज तक उस स्टैचू को केवल स्वाति मल्होत्रा और रोहित ही हरा पाए थे और आज तीसरी बार यहाँ पर अनिका ने उसे हराया था। तो वहीं अब सीधा ही फर्स्ट फ्लोर से अब जंप करते हुए किंग अब एकदम से ही अनिका के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और अब वो उसके सामने खड़े होने के बाद अब वो अनिका को फाइट करने के लिए चैलेंज करते हैं, क्योंकि जैसे ही अनिका ने भी यहाँ पर इस स्टैचू को हराया तो उसके बाद अब किंग कहते हैं कि अब उसे किंग के साथ फाइट करनी होगी। किंग को इस तरह से खुद की तरफ चैलेंज करता हुआ देखकर अब अनिका भी समझ जाती है, इसलिए अब अनिका भी उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। और अनिका के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद अब किंग ने अपनी अटैकिंग की पोजीशन ले ली थी। इससे पहले कि अनिका किंग के ऊपर अटैक करती तभी किंग ने उसके ऊपर एक अटैक कर दिया था, जिससे कि अनिका सीधा नीचे ही गिर जाती है। और स्टैचू ने ये देखा तो अब वो अनिका की तरफ जाकर उसे उठाने लगती है। यहाँ जैसे ही स्टैचू अब अनिका को उठाने के लिए जाती है तो किंग वहां से जाते हुए कहते हैं, तुम्हारा दुश्मन तुम्हें सोचने का मौका नहीं देगा, वो सीधा ही तुम पर ऐसा ही वार करेगा। और ये बात कहते हुए ही किंग अब वहां से अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो तभी अब उन्हें अचानक से कुछ याद आ जाता है और अब वो स्टैचू से किंग अब कहते हैं, क्या तुमने सावित्री से कह दिया था कि उसे अलेक्जेंडर को लेकर कैसे यहाँ पर आना है। किंग की इस बात को सुनकर अब स्टैचू कहती है, मैंने सब कुछ सावित्री को पहले से ही बता दिया था, मैं बस थोड़ी ही देर में अलेक्जेंडर बाबा को लेने के लिए जा रही हूँ। इस बात पर अब किंग कहते हैं, ठीक है फिर तुम जॉन को मैसेज दे दो कि वो एक दिन पहले ही विलेज मिशन के लिए निकल जाए। इस बात पर अब स्टैचू कहती है, डोंट वरी किंग, आई हैंडल एवरीथिंग।
अनिका को कंधे से पकड़कर अब स्टैचू से उठाते हुए कहती है, आप ठीक तो है ना अनिका मैडम। अब उस स्टैचू की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। स्टैचू अब अनिका को एलिवेटर से उसके रूम की तरफ लेकर जाने लगती है। कुछ ही देर के बाद अब अनिका को स्टैचू अब उसके रूम में लेकर आ जाती है और अब अनिका को उसके रूम में लाकर अब वो स्टैचू अनिका से कहती है, आप अपने बेड पर अभी आराम कीजिए क्योंकि आप थक गई होंगी। मैं बस आपके लिए एक लेप लेकर आती हूँ क्योंकि आपको थोड़ी सी चोट आई है। वैसे किंग ने काफ़ी स्लो अटैक किया था आपके ऊपर। अब स्टैचू की इस बात पर अब अनिका कहती है, ये स्लो है तो फिर फास्ट क्या है, तुम ही मुझे बताओ। तुम ये मत भूलो कि मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले तुम्हें हराया था। अब अनिका की इस बात पर वो स्टैचू कहती है कि किंग को युवराज के अलावा अब तक कोई भी नहीं हरा सका है। वैसे मैं आपको बता दूं मैडम कि किंग ने जब युवराज के ऊपर अटैक किया था तो वो वार काफ़ी ही खतरनाक था, क्योंकि जो वार अभी किंग ने आपके ऊपर किया है ये तो उस वार के आगे कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए ही स्टैचू अब उस रूम से जाने लगती है। तो वहीं अनिका अब अपने रूम में ही बैठी कुछ सोच रही थी।